मैं 7 साल का बना बनाया करियर, अपने कुछ दोस्त, अपनी फैमिली, अपना देश, ये सब छोड़ने का डिसीजन मैंने ले लिया। कहा कि सारे सारे लिफाफे हमारे पास ही रहेंगे और उस दिन के बाद से आज तक मुझे ये नहीं पता कि उस पैसे का हुआ क्या। अब्यूजिव बिहेवियर से मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे, मेरी हड्डियां दिखने लग गई थी, मेरा वजन घट चुका था, मैं काली सी और स्ट्रेस दिखने लगी थी और मेरे चेहरे पे एक अजीब सी दहशत होती। मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी कि मैंने अपने आप से ज़्यादा मेरे अजन्मे बच्चे की तरफ से स्टैंड लिया। एक अच्छे परिवार में जन्मी, भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक बॉम्बे में पली बढ़ी, यूके में पढ़ाई गई और नामी गिरामी कंपनियों में काम करती पाई गई। लेकिन मेरे से मेरी ये पहचान छिन चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं घरेलू हिंसा की उत्तरजीवी या आम भाषा में कहें तो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम रह चुकी हूँ। लेकिन आज मेरे नाम से मैंने विक्टिम वर्ड उखाड़ फेंका है। जैसे हर किसी की कोई बचपन की याद होती है, वैसे मेरी भी है, लेकिन उसमें छुपी है शर्म, डर, लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस। इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स की जड़ मेरा छोटा कद और खानदान में सबसे छोटी बेटी होना था। तो जिस तरह से पेट्रियार्की का अंश मैं भी थी, उसी तरह से लड़ना नहीं, मुझे एडजस्ट करने की ट्रेनिंग मिली थी। तो जिसने जो सुना दिया मैंने सुन लिया। बड़े किसी कज़न ने बुली किया तो बुली हो गई। चुप सी ही रहती थी, खेलों में ज़्यादा भाग नहीं लेती थी। बड़े बड़े सपने देखे कि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है। स्टेट के एग्ज़ाम भी दिए, पर कमबख्त वही लो कॉन्फिडेंस ने मुझे मार दिया। मुझे ऐसा लगता था कि कोई पदवी मैं डिज़र्व ही नहीं करती, क्योंकि सब मुझसे अच्छे थे। फिर प्लान में तो ऐसा नहीं था, लेकिन कॉर्पोरेट रूट अपना लिया। जॉब्स आए गए, दोस्त भी आए गए, लेकिन मेरे वो 3 साथी, लो सेल्फ एस्टीम, डर और लो कॉन्फिडेंस ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने जैसे अपने ही किस्मत पे और डिजर्वेबिलिटी पे ताला सा लगा लिया था। इसलिए जब एक मैट्रिमोनियल पोर्टल पर एक यूके में लॉ प्रैक्टिस करने वाले सज्जन ने मेरी तरफ शादी का हाथ बढ़ाया, तो मैं उछल पड़ी। माता पिता भी काफ़ी खुश थे इस रिश्ते से। ये बात 2010 की थी। मैं 7 साल का बना बनाया करियर, अपने कुछ दोस्त, अपनी फैमिली, अपना देश, ये सब छोड़ने का डिसीजन मैंने ले लिया था और मात्र 4 हफ्ते में मैं शादी के मैदान में कूद पड़ी। बस कुछ इन्हीं दिनों में हम इंडिया में पहले रहे और उसके बाद यूके में साथ रहने लगे। जो वक्त मेरी ननद, मेरे एक्स हस्बैंड और मेरी सास के साथ गुजरा, उसने मेरा दिमाग और आत्मा को झिंझोड़ के रख दिया था। शादी के पहले हमारी ये बात कई बार हो चुकी थी कि हमारा वैल्यू मैच है फैमिलीज के बीच और हमारे बीच। लेकिन शादी के बाद टूटते हुए वादे और झूठों ने मुझे ये समझा दिया कि वैल्यू मिसमैच तो है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, जब मैंने ये इच्छा जाहिर करी और उसकी सहमति मेरे एक्स हस्बैंड के साथ भी थी कि हम अपने शादी के सारे कैश गिफ्ट्स जो शादी में मिले या मुझे मुंह दिखाई में अलग से मिले, वो सारे लिफाफे इकट्ठे करके हम एक ऑर्फनेज में देंगे, क्योंकि वो, जैसे उन्होंने कहा था, वो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं और मैं खुद भी थी, हमें उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद जब मैंने इस बारे में याद दिलाया, तो मुझे तीखी नज़रों से देखा गया और कहा कि सारे सारे लिफाफे हमारे पास ही रहेंगे और उस दिन के बाद से आज तक मुझे ये नहीं पता कि उस पैसे का हुआ क्या। मुझे धक्का ज़रूर लगा, लेकिन शायद एक ये उनका पर्सनैलिटी ट्रेट था जिससे मैं ज़्यादा प्रभावित ना होने की कोशिश कर रही थी। पर यह भी समझ में आ गया कि झूठ ज़रूर है इस शादी में और वादे टूटते जा रहे थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड के वायलेंट बिहेवियर से और अब्यूजिव बिहेवियर से मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे। इतना तक कि जब मुझे मेडिकल केयर और एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे ये प्रिविलेजेस डिनाई कर दी गई
ये एक्चुअली प्रिविलेजेस नहीं थी, ये राइट्स थे। इसी तरह से रोज़ की आम बातों में शामिल था मेरी कैपेबिलिटीज़ पर शक करना, मुझ पे उँगली उठाना, मेरे पे बिना किसी कारण के आग बबूला होना, मेरा अपना बनाया हुआ खाना मेरे सामने ही डेगची से पलट देना, मेरे ऊपर चीज़ें फेंकना, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह से आर्थिक शोषण, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ के साथ साथ मैं जीती रही, जिसकी आदत हस्बैंड ने बनाई और एडजस्टमेंट की आदत मैंने। इस शादी में धोखा ज़रूर था, ये बात और भी गहरी होती चली। 5-6 महीने बाद जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यूके के एयरपोर्ट पे देखा था, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पहली बार मुझे समझ में आया कि मेरी हालत क्या थी। मेरी हड्डियां दिखने लग गई थी, मेरा वजन घट चुका था, मैं काली सी और स्ट्रेस दिखने लगी थी और मेरे चेहरे पे एक अजीब सी दहशत होती थी। उन्होंने भी देखा और मैंने उस समय समझा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत सहमे-सहमे से बात करने लगी थी और मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। कुछ दिनों बाद मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड की तरफ से एक और प्रेशर आया, बच्चे का। और तब पता नहीं कहाँ से कोई आवाज़ मेरे अंदर बोली। पता नहीं वो कौन-सी सुपर पावर थी, यूनिवर्स था या ऊपर वाला था, जिसने मुझे स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया कि ये शादी मानने वाली नहीं है। सच को स्वीकार करने में मेरे सामने एक सवाल आया कि मेरा बच्चा ऐसे माहौल में पैदा होगा जिसमें शोषण, टॉक्सिसिटी, डर, शर्म, गिल्ट ये सब भरा पड़ा है। क्या वो ये डिज़र्व करता है या करती है? क्या वो ऐसे पिता को डिज़र्व करता है या करती है जो अब्यूज़िव रहा हो? बस इस एक थॉट ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी कि मैंने अपने आप से ज़्यादा अपने मैंने अपने आप से ज़्यादा मेरे अजन्मे बच्चे की तरफ से स्टैंड लिया। फिज़िकल सेपरेशन हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी कि फिज़िकल सेपरेशन के बाद भी मेरा शोषण बल्कि बढ़ता गया। 7 सालों तक मेरे हस्बैंड ने मुझे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भगाया और सिर्फ इंडिया में नहीं, यूके के फैमिली प्रोसीडिंग्स में झूठ बोल बोल के अपनी तरफ एक्स पार्टे डिसीजंस लेते गए। इन सारी चीज़ों में मेरी तबीयत बद से बदतर होती गई और मैं बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड फील करने लगी थी। बद से बदतर होने में मेरे साथ क्या हुआ? दुनिया भर की साइकोसोमैटिक डिजीजेस मेरे अंदर आती गई। एंग्जाइटी अटैक्स तो होते ही थे, उसके साथ साथ माइग्रेन्स, लो बीपी, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह वगैरह। जिस तरह से इन सारी चीज़ों ने मुझे घेर रखा था और मेरी हेल्थ को डाउन करते गए थे, उसी तरह से मेरे फाइनेंसेस डाउन हुए, फ्रेंड्स कम हुए और कई तो ख़त्म ही हो गए। और इतने सारे सामाजिक इंटरैक्शंस में मैंने ये देखा कि कम से कम 90% लोग सिर्फ मुझे या तो सिंपैथी दिखाते थे या फ्री एडवाइस देकर चले जाते थे। इन कल्चरल बैरियर से एक और चीज़ उभर के आई कि डोमेस्टिक अब्यूज़, इन 2 शब्दों में टाबू और शर्म छुपी हुई है, इसीलिए कोई डायरेक्ट रेफरेंस करता भी नहीं था। मैंने हर तरफ से अपने आप को कॉर्नर्ड पाया और हेल्पलेस पाया। बनस्पत इसके कि पुलिस, लीगल हेल्प, एनजीओज, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और अन्य कितने डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी हद तक मदद करी। लेकिन एक बात तो तय थी कि ज़िंदगी के आगे का रास्ता मुझे खुद ही देखना था, खुद ही चुनना था और खुद ही बनाना था। बस क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। और फिर मैंने जाना कि बस मुट्ठी भर के 2-4 लोग ही हैं जिन पे मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकती हूँ और जो मुझे सहारा दे सकते हैं एक अच्छी सोच बनाने में। तो उन लोगों के साथ मैंने एडवाइस लिया और अपने अंदर की आवाज़ सुनी, अपने आप को पुश किया और अपना रास्ता खोजते खोजते मैं 2018 में एक बड़े अच्छे ही दोस्त के प्रोत्साहन पर विपश्यना मेडिटेशन शैली में घुस पड़ी। बहुत सारे शिविर किए, विपश्यना प्रैक्टिस की और धीरे धीरे मेरा अंदर का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट जो मेरे एक्स हस्बैंड, उसकी फैमिली और कई और लोगों की तरफ था,
वो धीरे धीरे पिघलता गया। जो स्पेस उस पिघलाहट ने निकाली, उसमें मैंने अपने नए सपने संजोए और उन सपनों के लिए सोचा कि रास्ते और बनाए जाएं। उन रास्तों में से एक रास्ता ये निकला कि कोचिंग इंडस्ट्री में मैंने सेल्फ डेवलपमेंट करना शुरू किया। उस सेल्फ डेवलपमेंट की राह मुश्किल थी, लेकिन उन्हीं मेंटर्स ने मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन दिया। उन्होंने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि मेरे पास वो करेज थी जिससे मैं अपने हस्बैंड के अब्यूज़ को लड़ सकूं, लेकिन मेरे पास अपने आप की ज़िंदगी जीने का करेज नहीं था। वो करेज मेरे मेंटर्स ने दिया, वो रास्ते उन्होंने मुझसे खोले और धीरे धीरे करके, पता नहीं कैसे, वो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस और डर, वो जो मेरे 3 दोस्त हर वक़्त मेरे साथ रहते थे, वो न जाने कहाँ से गायब हो गए। और मैं आज अपने आप को इस काम में आने के बाद 4-5 सालों से ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं हर वक़्त प्रफुल्लित, होपफुल और एंथुसियास्टिक रहती हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा, मैं अपने आप तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि दूसरे जो शोषित लोग हैं, भले ही वो पुरुष हों या महिला, उनकी भी मदद होनी चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए दैट देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड अब्यूज़। इसलिए मैंने खुद कोचिंग की दुनिया में एक और तरह से कदम रखा। मैंने बड़े से बड़े कोचेस के साथ ट्रेनिंग लेना शुरू किया और आज मैं खुद सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। प्राइमरीली मेरे क्लाइंट्स डोमेस्टिक अब्यूज़ सर्वाइवर्स हैं। ये सिर्फ मेरा पैशन ही नहीं, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरे पास मेरे क्लाइंट्स अब्यूज़ रिकवरी सीखने के लिए आते हैं। मेरे काम से मैं 3 गोल्स को फुलफिल करने की चाह रखती हूँ। एक, कि डोमेस्टिक अब्यूज़ की अवेयरनेस सही तरीके से बढ़ानी चाहिए। दूसरा, कि डोमेस्टिक अब्यूज़ एक बहुत वाइड टॉपिक है। ये सिर्फ पति और पत्नी के बीच की प्रॉब्लम नहीं, कई घरेलू रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम होती है और कई रिलेशनशिप्स में इसको रिकवरी की ज़रूरत है। और तीसरा, कि डोमेस्टिक अब्यूज़ को चैरिटी की नज़र से ना देखें, ना ही किसी डोमेस्टिक अब्यूज़ सर्वाइवर को विक्टिम शब्द के नाम से पुकारें, क्योंकि इससे उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर काफ़ी ठेस पहुंचती है। एक उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक काफ़ी एजुकेटेड महिला आई। वो अपनी डिकेड से लॉन्ग शादी में काफ़ी अनसपोर्टेड और अब्यूज्ड फील करती थी, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की ले रखी थी। उनके हस्बैंड उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे और वो अपना करियर बैक बर्नर पे छोड़ चुकी थी। हमने कई कोचिंग सेशंस में उनके सेल्फ लव, अवेयरनेस, स्कैटर्डनेस और डिजर्वेबिलिटी पे काम किया। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है। वही महिला बहुत इमोशनली स्टेबल हैं, अपने घर को और अपने करियर को बहुत अच्छे से संजो के बैलेंस रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें से रिजल्ट ये निकला कि उनके हस्बैंड आज उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके ट्रांसफॉर्मेशन से वो खुद ही प्रभावित हो चले। एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि मेरी अपनी जर्नी में जो तकलीफ़ें आईं, उसमें ये भी था कि मैंने काफ़ी सारे कोर्ट केसेस हारे और मेरे साथ मेरे परिवार को भी काफ़ी नुकसान उठाने पड़े। यहाँ तक कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द स्त्रीधन भी मुझे वापस नहीं लौटाया गया। लेकिन इन कामों से मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली, जिसको मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ। एक, कि अपने आप को गिल्टी और शेमफुल ना फील करें। डोमेस्टिक अब्यूज़ आपकी गलती नहीं है, वो करने वाले की गलती है। दूसरा, कि अगर आप लिविंग अ लाइफ बियॉन्ड अब्यूज़ का गोल पकड़ के चले, तो आप में वो शक्ति है कि आप सेफ, खुशनुमा और पीसफुल जिंदगी की चाह में अपनी राह बना सकती हैं या बना सकते हैं। और तीसरा, डोमेस्टिक अब्यूज के ट्रॉमा से निकलना सिर्फ आपका हक ही नहीं है, आपका अपना दायित्व है अपनी तरफ, क्योंकि सिर्फ आप ही एक वो इंसान हैं जो अपने आप को अब्यूज से पूरी तरह से रिकवर और ओवरकम कर सकते हैं। इसी विक्टिमहुड की विक्टरहुड से की जर्नी हम अपने कोचिंग सेशंस में साथ तय करते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान, आप, हर कोई खुले में सांस लेना चाहता है बिना किसी बंदिशों के। लेकिन जिन रिश्तों में कम प्यार और आदर हो जाता है, उन रिश्तों में बंदिशें ही बंदिशें होती हैं। आवश्यक ये है कि आप अपने सपनों को और अपने वक्त को ज़ाया ना होने दें, अपनी ज़िंदगी को संवारें। उसी से आपके रास्ते खुलेंगे और आपके रिश्ते खिलेंगे।
नमस्कार।